फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एंड ये न्यूमेरिकल्स जो है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से हम कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, ए गीजर heats water flowing at the rate of 30 liter per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of combustion of fuel? हमें combustion of fuel का rate निकालना है. What is the rate of combustion of fuel if its heat of combustion is 4.0 into 10 to the power, if rate of combustion of fuel is 4 into 10 to the power 4 joules per gram, मतलब जो हीट का रेट ऑफ कंबशन है फ्यूल का वो कितना है 4.0 इंटू 10 टू द पावर जूल्स 4 जूल्स पर ग्राम। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल निकालना है। तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल कैसे निकालोगे, तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल आप कैसे निकाल पाओगे वो देखिए। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हीटेड, ए गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 330 लीटर पर मिनट। तो मतलब 30 लीटर वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, सॉरी 30 नहीं है, ये 3.0 है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है या वाटर है जो पर मिनट हीट हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हीटेड तो वो कितना है 3 लीटर पर मिनट वाटर क्या हो रहा है, ये गीजर हीट कर रहा है। ठीक है, इतने पानी को वो 1 मिनट में क्या कर देता है, हीट कर देता है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर हीटेड इज 3 लीटर पर मिनट। अब ये बोल रहा है कि यहां से हमारे पास क्या है 3 लीटर है, अगर हम क्या करें इसको, अगर हम किस में चेंज कर ले, मास ऑफ वाटर अगर हमें निकालना हो, मास ऑफ वाटर हीटेड अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, इस लीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है आपके पास लीटर में है ये, अगर हम मास निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, इस लीटर को किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम्स में। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और क्या आ जाएगा, पर मिनट आ जाएगा, इतने ग्राम्स पर मिनट। तो ये आ गया मास ऑफ वाटर हीटेड। ये तो था वॉल्यूम, वॉल्यूम से हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया कि मास कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब लीटर फ्रॉम द लीटर टू द ग्राम्स एंड मल्टी पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट है, मास की। तो ये मास हो गया उस वाटर का जो कि हीट अप हो रहा है। अब यहाँ से टेम्परेचर में राइज कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस उस वाटर का वाटर टेम्परेचर था, और इस गीजर ने जब गीजर से पानी आउट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना है 77 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो वो कितना होगा, उसको हम लिखते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी। और ये कितना होगा T2, T2 कितना है 77 माइनस T1, T1 कितना है 27, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस आपके पास राइज इन टेम्परेचर आ गया। अब कैसे हमारे पास, हम क्या निकालना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए हम निकालना चाहते हैं अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड, डेल्टा क्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू का आप याद करें तो फॉर्मूला क्या था, MC डेल्टा T। M मतलब मास ऑफ वाटर हीटेड,
सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो अब हमें सी निकालना है। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो अगर आपको याद हो तो ये थी 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही था। तो स्पेसिफिक हीट भी आ गई हमारे पास। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि इतने मास वाले वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री से राइज करने के लिए, जिसमें वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है? 4.2 जूल्स पर ग्राम पर सेल्सियस। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट यूज होगी? तो अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड क्या होती है? डेल्टा क्यू। और वो डेल्टा क्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से, एम सी डेल्टा टी। तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ अगर हम सोल्व कर ले इसको, कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए एम डेल्टा क्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये होगा आपके पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम। एम मतलब मास ऑफ वाटर हीटेड, जो कि है आपके पास 3000 ग्राम्स। देखिए जो स्पेसिफिक हीट है वो ग्राम्स में है, और मास को भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? ग्राम्स में। सी 4.2 जूल्स पर ग्राम पर सेल्सियस, तो ये हो गया 4.2। अब डेल्टा टी अभी हमने निकाला कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपके पास जो हीट आएगी वो कितनी आ गई? अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद ये आपके पास आंसर आएगा 32 इंटू 10⁴ जूल्स पर मिनट। ठीक है, इतनी हीट यूज हुई है। अब वो बोल रहा है कि हीट यूज हुई है, लेकिन हीट का जो कंबशन है वो क्या है? रेट ऑफ कंबशन वो हमें गिवन है। हीट ऑफ कंबशन वो हमें गिवन है 4.0 इंटू 10⁴ जूल्स पर ग्राम। तो यहाँ पे रेट ऑफ कंबशन कैसे निकाल सकते हैं? रेट ऑफ कंबशन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आपके पास डेल्टा क्यू कितनी है और हीट का जो कंबशन है वो कितना है। तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय जो कंबशन है हीट का, उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास डेल्टा क्यू कितना आया है? 63 इंटू 10⁴ जूल्स। मतलब इतनी हीट चाहिए। ठीक है, और रेट ऑफ कंबशन क्या है? सॉरी, हीट ऑफ कंबशन कितनी चाहिए? वो चाहिए 4.0 इंटू 10⁴। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, कि जो फ्यूल है वो जो बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है उसका किस रेट पे हो रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15.75 ग्राम्स पर मिनट। मतलब जो फ्यूल है वो एक मिनट में कितना फ्यूल बर्न हो रहा है? 15.75 फ्यूल बर्न हो रहा है। किस लिए? 3 लीटर वाटर पर मिनट हीट करने के लिए, उसका टेम्परेचर 27 से 77 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए। तो ये आपके पास आपको क्या निकालना था? रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल निकालना था। यस, सही बोल रहे हो बेटा, 158। लेकिन इसको, हाँ सही बोल रहे हो, देखिए इसको हमने ग्राम्स में निकाल लिया है, आप शायद कोई दूसरी यूनिट में निकाल रहे हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन तो वैसे मैंने कल भी करा दिए थे आपको काफी सारे। ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो स्टेटमेंट होती है वो थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट होती है इन क्वेश्चंस की। तो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, बी पेशेंट टिल द टाइम आई एम राइटिंग। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ए सिलेंडर, मैं वही चीजें लिख रही हूँ जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर है, ए सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन। अब मैं मूवेबल पिस्टन ये सब नहीं लिख रही हूँ। ए सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान से देखना, मैंने जो सिलेंडर है उसके अंदर जो आपके पास जो गैस है, जो हम एज ए वर्किंग सब्सटेंस, या फिर आप ये बोल रहे हो जो एज ए सिस्टम हम ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने लिया है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ ए हीट इंसुलेटर। मतलब जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं? एडियाबैटिक। समझ गए ना भाई, जो वॉल्स ऑफ द सिलेंडर हैं वो हीट इंसुलेटर हैं, मतलब एडियाबैटिक हैं। क्लियर? एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय
हैविंग ए पाइल ऑफ सैंड ऑन इट, मतलब जो पिस्टन है वो भी क्या है, इंसुलेट किया हुआ है पिस्टन को। ओके समझ गए, मतलब पूरा सिस्टम क्या है, एडियाबैटिक सिस्टम है। ओके अब नेक्स्ट है, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज। हमें बताना है कि कौन से फैक्टर से या कितने फैक्टर से जो गैस है उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा इफ। अब आप मुझे ये बताइए पहले ही लिखने से पहले ही कि अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वेदर द सिस्टम इज कंप्रेसिव सिस्टम और एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है सिस्टम के ऊपर, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो। यस टेल मी, कंप्रेशन एक्सपेंशन, ये क्या कहते हैं कनिका बेटा, एक्सपेंशन कैसे होगा मुझे ये बताओ। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो मतलब गैस पे, सिस्टम पे अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रेशर और वॉल्यूम, देखो प्रेशर को आप बढ़ा रहे हो, प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे पी लेते हो और यहाँ पे वी लेते हो, तो प्रेशर तो देखिए ऐसे बढ़ेगा ना, तो ऐसे बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये एक्सपेंशन नहीं, क्या है, कंप्रेशन है। समझ आ गया। तो ये सिस्टम कैसा है आपका, कंप्रेसिव सिस्टम है, कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो कंप्रेशन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कंप्रेशन है और क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड आउट बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, मतलब प्रेशर जो है वो कितने फैक्टर से या बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, if the gas is compressed to half of its volume, मतलब half of its original volume, कि हमने गैस को जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका क्या कर दिया, सपोज ओरिजिनल वॉल्यूम पहले V था तो अब वॉल्यूम कितना हो गया V/2। तो देख रहे हो ये एक्सपेंशन नहीं, किसका केस है, कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन का केस है तो हमें ये बताना है कि बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, कि गैस का जो प्रेशर है, वॉल्यूम तो हाफ हो गया है तो प्रेशर कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा। समझ गए। ट्राई टू सोल्व द न्यूमेरिकल। बेटा कोशिश करो कैसे अप्रोच करोगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने की, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कैसे करोगे देखिए, हम क्या कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, PV इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, याद है हमने लिखा था PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने K लिखा था, है ना। ये तो हमने कब लिखा था, जब आइसोथर्मल का प्रोसेस था, है ना। लेकिन अब ये एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक में आपको याद होगा हमने PV गामा लिखा था और इक्वल टू लिखा था, ये किसके इक्वल है, एक कांस्टेंट के इक्वल है। और मैंने आपको बताया था कि हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और V गामा है, एडियाबैटिक है इसलिए हम गामा लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करें, अब इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे कि देखिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर को फॉर्मूला बना लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास P2 के अपोन में अगर हम P1 करें तो ये कितना आ जाएगा, P2 के डिनोमिनेटर में P1 को लेके जाओगे तो V2 किसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, V1 के। तो ये बन गया आपके पास V1/V2, और इसका हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट का ब्रैकेट लगा के क्या कर सकते हैं, गामा। अब देखो बेटा V2 कितना है, जब आपने गैस को कंप्रेस किया, ओरिजिनल वॉल्यूम V1 को अगर हम V मान ले तो V2 कितना था, V2 रिड्यूस्ड बाय हाफ, मतलब ओरिजिनल अगर V था तो V2 कितना हो गया, V का हाफ हो गया ओरिजिनल का, है ना। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहो तो इसको V1 ही रहने दो, V1 को V1 रहने दो और V2 को क्या पुट कर दो, V1/2 पुट कर दो, और इसकी पावर गामा। तो देखो बेटा ये 2 जो है ये तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 2 और ये भी V1 और V1 और ये इसकी पावर गामा। कोई डाउट, तो ये हो गया आपके पास
2 और 2 की पावर गामा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, आपको गामा की वैल्यू गिवन है कितनी, 1.4। अब निकाल पाओगे क्वेश्चन? यस मनीषा, 2 की पावर 1/4। हाँ, इस 2 की पावर 1/4 लिख लीजिए, चाहे इसको आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लीजिए। यस, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, P2/P1 आ गया आपके पास 2 की पावर 1/4। ठीक है बेटा, तो जो प्रेशर है वो आपके पास इंक्रीज हुआ है, या फिर सिंपल ही आप लिख दीजिए कि जो P2/P1 है वो कितना आ गया है आपके पास 2 की पावर 1.4। यही आपको निकालना था। क्लियर बेटा? क्लियर है साक्षी, मनीषा, कनिका क्लियर है? ये जो कनिका है ये रुचिका के नाम से बार बार आती है, मैं इसको रुचिका बोल देती हूँ। यस क्लियर है बेटा। साहिल क्लियर है? अतुल, अतुल, अनु, ज्योति, मोहित, मुस्कान, पीयूष, सबको क्लियर है? ओके बेटा, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स तो पहले ही करा चुकी हूँ बेटा, इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी में ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हम आपके जो प्रदीप के हैं वो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक न्यूमेरिकल कीजिए, और न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। ये देखिए, एक डायग्राम बना रही हूँ मैं आपके लिए, पीवी डायग्राम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम प्रेशर जो है वो एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं बजाय कि वाई एक्सिस पे। अभी तक यही करते थे ना, वाई एक्सिस पे प्रेशर लेते थे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं बेटा वाई एक्सिस पे, और ये वॉल्यूम है ये सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर में है, और एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर ले रहे हैं, और ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है, मैं स्टेटमेंट रीड करके सुना रही हूँ। A thermodynamic system is taken from an original state D। देखिए यहाँ ओरिजिनल स्टेट को हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फिगर गिवन है उसमें क्वेश्चन में। यहाँ से ऐसे सिस्टम है आपके पास, ये है, तो ये आपके पास ओरिजिनल स्टेट है या इनिशियल स्टेट है। डी से आपका सिस्टम ई पे जा रहा है, ई से आपका सिस्टम एफ पे जा रहा है, और एफ से वापस इनिशियल स्टेट डी पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डी पॉइंट को अगर वॉल्यूम के एक्सिस पे ज्वाइन कर दूं, ठीक है बेटा, और यहाँ से डी और एफ आप देख रहे हो ये कैसा कर्व है, ये आइसो बारिक नहीं, क्या बोल सकते हैं इसको, एफ डी वाला कर्व जो है ये कौन सा है, आइसो बारिक है। प्रेशर सेम है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो इसको अगर मैं यहाँ ज्वाइन करूं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इस पॉइंट के एफ के अलोंग कुछ प्रेशर होगा, ई के अलोंग भी कुछ प्रेशर होगा, और एफ और ई से जो लाइन है इसको अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग डी और एफ के अलोंग यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम है 600 और यहाँ पे वॉल्यूम है 300। यहाँ पे प्रेशर है 2.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये आपके पास है 5.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड ये आपके पास ओरिजिन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपसे कि आपको एक सिस्टम है वो ओरिजिनल स्टेट D टू एन इंटरमीडिएट स्टेट E बाय ए लीनियर प्रोसेस इज शोन इन फिगर। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसको हमने कुछ पॉइंट्स की हेल्प से फिगर में शो किया है। इट्स वॉल्यूम इज देन reduced टू ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम E टू D, फ्रॉम E टू D वाया, आप देख रहे हो D से E के ऊपर जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम हम अलोंग द वाई एक्सिस ले रहे हैं, वाया F, D से E, E से F और F से वापस D। तो ये जो प्रोसेस है E टू D वाला जो प्रोसेस है, और फिर F तक कैसा प्रोसेस है ये वाला, वाया आइसोबारिक प्रोसेस लिख रहा है ये E टू D, E टू D, अच्छा E टू D वाला, its volume is then reduced to the original volume from E to D। अच्छा, E से D के ऊपर जा रहे हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस तो नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है फ्रॉम D टू E। D से E तक वर्क डन कितना हुआ बेटा, वो हमें निकालना है।
एंड डी टू ई टू एफ टू डी। समझ गए? डी से ई तक कितना वर्क डन हुआ, फिर ई से एफ और फिर एफ टू डी। तो मतलब हमें वर्क डन निकालना है, कैसे निकालेंगे? मतलब डी से हम वापस ही वाया ई वाया एफ और वापस डी पे आ जाएं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकाल सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन? एरिया लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग आपने प्रेशर ले रखा है, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे और एफ पॉइंट पे और ई पॉइंट पे। ये जो एफ और डी वाले हैं वो तो आइसोबारिक प्रोसेस है, मैंने बताया था आपको कि दोनों ही पॉइंट्स सेम प्रेशर पे हैं। तो इस पॉइंट के अलोंग क्या रहने वाला है कि यहाँ पे आपका पॉइंट डी पे और एफ पे प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक और पॉइंट ई पे जो प्रेशर है वो कितना है 5 एटमॉस्फेरिक। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि प्रेशर के अंदर चेंज कितना है, चेंज इन प्रेशर। तो वो कितना होगा, उसको हम लिख सकते हैं डीपी से चेंज इन प्रेशर को। तो वो होगा 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कितना आ गया 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो थ्री एटमॉस्फेरिक, और एटमॉस्फेरिक को चेंज करना है हमें प्रेशर की यूनिट में, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5। और अब एटमॉस्फेयर से यूनिट्स चेंज हो जाएंगी किसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से चेंज कर दिया हमने इसको किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये आ गया चेंज इन प्रेशर। इसी तरीके से अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालें तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 600 से 300। ठीक है, तो 600 माइनस 300 और ये कितना आ गया 300 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब अगर इस क्यूबिक सेंटीमीटर को हम चेंज करना चाहें किसमें, क्यूबिक मीटर में, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 300 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि कितना है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से। और ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का क्यूब है, तो 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 100 100 और 100। तो उसको कैसे लिखोगे, 300 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये हो गया क्यूबिक मीटर। अब हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम D टू E और E टू F। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास, देखिए D टू E, E टू F और F टू D, ये वर्क डन निकालना है। तो ये वर्क डन अगर आपको याद हो तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो लूप का एरिया है या फिर ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो क्लोज्ड जो ट्रायंगल है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर D E F। और ये किसका एरिया दिख रहा है आपको, ये आपको एरिया दिख रहा है एक ट्रायंगल का, जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है और क्या कह सकते हैं, ये देखिए, ये अगर इसका बेस मान ले, ये परपेंडिकुलर मान ले, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो वर्क डन जो है फ्रॉम D टू E, E टू F और F टू D, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बेटा, ये है बेस, मतलब चेंज इन प्रेशर। ओ से यहाँ तक का प्रेशर कितना था और O से यहाँ तक का प्रेशर कितना था, वो माइनस करके हमने ये प्रेशर निकाल लिया। ये कितना आया है 3 एटमॉस्फेयर था और उसको हमने चेंज कर दिया, तो ये आपके पास आ गया है 3 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये हमने लिख दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, हाइट क्या है, हाइट है ये वॉल्यूम जो 0 से 600 तक था माइनस 0 से 300 तक का वॉल्यूम था। तो 600 में से 300 वाला वॉल्यूम माइनस किया तो वो आया था 300 सीसी, और 300 सीसी को हमने क्यूबिक मीटर में चेंज कर दिया, तो वो हमारे पास आ गया 300 इंटू 10 टू द पावर -6 क्यूबिक मीटर। इसको सोल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 4.5 इंटू कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिए। अच्छा 300 भी है, तो ये आपके पास देख लेना कितना आएगा, ये आएगा आपके पास, ये 900 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर
-1, तो इसको सोल्व करोगे तो ये 900 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, और ये 45, तो 45 जूल्स आ जाएगा आपके पास वर्क डन। क्लियर है बेटा? आपको लगता होगा कि न्यूमेरिकल्स, हाँ 45 जूल्स, वेरी गुड बेटा, 45 जूल्स। बाकी किसी का नहीं आया? यस बेटा, आंसर्स 45 जूल्स कितने लोगों का आंसर आ गया था? एक कनिका नहीं निकाला है, बाकी बेटा साथ साथ आप भी करते रहा करो, ठीक है? तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स तो बेटा यही थे जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने सब करा दिए हैं। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है, ए रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन ईटेबल्स केप्ट इनसाइड एट 9 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ईटेबल्स हैं, उन ईटेबल्स को, उस रेफ्रिजरेटर को मेंटेन करना है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 9 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ये सिंक का टेम्परेचर हो गया। याद रखना, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला जो इनसाइड मटेरियल है उसी को हम क्या कह रहे हैं? सिंक। सो सिंक का टेम्परेचर कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस। इफ द रूम टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये टेम्परेचर किसका है? सोर्स का। प्लीज ये सब चीजें रिमाइंड करते हुए चलेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा आपको। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बताया था ना मैंने आपको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कराया था लास्ट में कार्नोट्स, उसके बाद सॉरी, हाँ रेफ्रिजरेटर के केस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कराया था और हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कराई थी। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? इसको हमने बीटा से डिनोट किया था, और फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकाला था? ये हमने निकाला था, हीट ड्रोन फ्रॉम द सिंक, या T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, यही आया था आपके पास। तो आपके पास दोनों टेम्परेचर है। ये क्या, कौन सा टेम्परेचर है? सिंक का। तो सिंक के टेम्परेचर को याद हो तो हम क्या कंसिडर करते थे? T2। तो T2 कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस है। जल्दी करें ये सोल्व, पहले तो इसको केल्विन में चेंज करना। यस, हाँ 282 डिवाइडेड बाय 27। यस यस मनीषा, वेरी गुड। बाकी के आंसर्स जल्दी करो, जल्दी बताओ कैसे आया। यस कनिका फास्ट, साक्षी, ज्योति, अतुल, तानिया, अनु, जल्दी करो क्वेश्चन सोल्व। हिमांशी नहीं है क्या? यस 10.0, सॉरी 10.4, वेरी गुड बेटा। देखिए आपके पास T2 का टेम्परेचर आ गया है, मतलब सिंक का टेम्परेचर आ गया है। सिंक आपके पास एक कोल्ड बॉडी है, ठीक है? इसको जब आप किस में चेंज करोगे? केल्विन में चेंज करोगे। तो इसमें सेल्सियस में से केल्विन में चेंज करने के लिए आई होप यू रिमेम्बर हम 273 ऐड करते हैं, तो ये कितना हो गया? अब 282 केल्विन आ गया है ना। अब T1 किसका टेम्परेचर है? सोर्स का, सराउंडिंग का रूम टेम्परेचर जो गिवन है, तो 36 डिग्री सेल्सियस है। इसमें भी हम 273 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 273 ऐड करने के बाद ये टेम्परेचर हमारे पास कितना बन जाएगा? 309 केल्विन बन जाएगा। अब हमारे पास T1 भी आ गया और T2 भी आ गया, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। T2 की वैल्यू कितनी है? 309। अब T1 माइनस T2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? T1 की वैल्यू है 309 और माइनस T2, T2 कितना है? 282। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 309 डिवाइडेड बाय 27 एंड आंसर इज 10.4। क्लियर बेटा? वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया है इसका मतलब मेहनत हो रही है ना? अब तो ऑलमोस्ट नहीं कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके खत्म होते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और करा देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस बेटा आप खुद कर लेना, कुछ भी ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। और जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन, ऐसा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं आपको और करा रही हूँ। देखो यहाँ पे पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, आप कोशिश कीजिए ये क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सब अलर्ट हो जाओ। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम प्रेशर ही ले रहे हैं और इस टाइम हम एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है? एंड दिस वॉल्यूम इज इन लीटर्स। और ये जो प्रेशर है, प्रेशर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट्स में गिवन है। अब यहाँ पे ए एक स्टेट है, ए से हम बी पे आए हैं, बी से सी पे,
और सी से अगेन हम क्या कर रहे हैं, मनीषा काफी लेट हो बेटा, सी से वापस ए पे, ऐसा हमारा सिस्टम है। तो ए इसकी ओरिजिनल स्टेट है, ए से हम बी, बी से सी और सी से वापस ए। अब समझ गए होंगे, इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग जो आपको वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, और बेटा ये पॉइंट को एल नाम गिवन है। बी के अलोंग जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4 है, और इस पॉइंट को हम के बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके अलोंग, सी के अलोंग जो आपको प्रेशर गिवन है वो 2 है, और ए के अलोंग जो प्रेशर है वो 4 है, और इन बिटवीन कहीं 3 होगा, यहाँ 1 होगा और ये 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे 0, 0 से 1, ये देखिए थोड़ा सा स्पेसिंग इक्वल नहीं आया, दिस इज 3, 4, और इस तरीके से, तो ये हो गया x और ये हो गया y एक्सिस। अब आपको क्या निकालना है, देखिए मैं एक बार आपको स्टेटमेंट रीड करके सुना देती हूँ। द पीवी डायग्राम फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज ए ट्रायंगल A, B, C drawn in order. The coordinates of A, B and C. अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, x का कोऑर्डिनेट, और फिर क्या लिखते हैं, y का कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे पहले जो इन्होंने कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं वो प्रेशर के लिख रखे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है 4 और वॉल्यूम कितना है 1। इसी तरीके से B के अलोंग प्रेशर कितना है 2 और B के अलोंग प्रेशर कितना है 4, सॉरी वॉल्यूम कितना है 4। इसी तरीके से C के अलोंग प्रेशर कितना है 2 और वॉल्यूम कितना है 1। तो A, B और C तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं, जो कि ये हैं। द कोऑर्डिनेट्स आर इन ऑर्डर प्रेशर एंड वॉल्यूम। समझ गए हो, मैंने पहले ही बता दिया था, ये क्या है प्रेशर और ये क्या है वॉल्यूम। तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो प्रेशर, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, एंड वॉल्यूम है वो लीटर्स के अंदर है। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B, then B to C एंड देन C to A। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर किया हुआ, पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा था मैं स्टेटमेंट में। तो A से B, B से C और C से A में जो वर्क डन हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। ये पूछ रहा है कि ना कि सिर्फ हमें A to B, B to C, C to D में हमें कैलकुलेट करना, हमें टोटल वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। तो ऑल्सो कैलकुलेट टोटल वर्क डन या वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल भी निकालना है। जल्दी निकालिए, मैं डोर बंद करके आती हूँ, बार बार में आवाज आ रही है, आप लोग निकालिए। यस, ए से बी पे कैसे निकाल सकते हो, ए से बी वाला वर्क डन कैसे निकालोगे। देखिए ए से बी पे वर्क डन निकालने के लिए आपको एरिया देखना पड़ेगा कि ए से बी वाला जो कर्व है, ए बी कर्व है, उसके अंडर कौन सा एरिया आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, करोगे या मैं कराऊं क्वेश्चन, एरिया निकालोगे ना, देखो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अब आप आज देख लीजिए, फिर घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। देखो बेटा, हमें पहले ए से बी के अंदर जो एरिया है या ए से बी तक जो वर्क डन हुआ है उसको फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे ये बताइए ए से बी तक का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ पे गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब ये चीजें समझ आने लग गई ना आपको, हाँ पॉजिटिव होगा, यस हाँ। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, मतलब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये एरिया कौन सा रहेगा, ए से बी, बी से के से एल और एल से वापस ए। तो इसके अंडर जो पूरा एरिया है वो, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया फ्रॉम ए टू बी, बी टू के टू एल और एल से वापस ए, ये एरिया रहेगा। अब इस एरिया को मैं दो एरियाज में डिवाइड कर सकती हूँ, एक तो ट्रायंगल का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया। तो इस एरिया को आई कैन राइट
दिस इज एन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है बेटा, एबीसी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, बी सी एल के, या आप ऐसे लिख दीजिए बी के एल सी, तो ये आपके पास होगा बी के एल सी। तो इजीली निकाल सकते हो, ये कैसे रहेगा, देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपके पास बी सी, है ना, तो ये है हमारे पास बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या है ए सी, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कौन सी है, चाहे तो एल सी बोल दीजिए चाहे बी के बोल दीजिए, तो इसको हम एल सी बोल देते हैं, और ब्रेथ चाहे बी सी चाहे एल के, क्योंकि दोनों ही सेम है तो इसको बी सी लिख देते हैं। अब हम कैसे निकाले बी सी, ए सी और एल सी, तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं बी सी, तो बीसी को कैसे निकाल सकते हैं, बीसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं बीसी को, ये देखिए बीसी और एल के, क्या ना इससे एल के जो है वो इक्वल है बीसी के, तो ये कितना होगा, ये जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है, तो 0 से के तक के वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं 4 लीटर, और इसमें से 0 से, सॉरी 0 नहीं है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से के तक का वॉल्यूम कितना है 4, और ओरिजिन से एल तक का वॉल्यूम कितना है 1, तो 4 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो वो 3 आ जाएगा, 3 लीटर, और 3 लीटर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एल के को और बीसी को भी, ठीक है बेटा, लेकिन इस 3 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, हमें तो चाहिए लीटर को, अब हम किस में चेंज करेंगे क्यूबिक मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -3 से, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये मीटर्स में आ जाएगा हमारे पास, तो BC इज इक्वल टू, देखो BC आ जाएगा हमारे पास 3 लीटर, और लीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देंगे 3/1000 से, तो अब ये क्या बन गया मीटर बन गया, और इसको हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर। किसी को डाउट, तो ये हमने निकाल लिया BC। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, AC भी निकालना है। AC को कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाला, मतलब ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है, क्योंकि AC तो अलोंग वाई एक्सिस हमें वैल्यू मिलेगी, तो 0 से 4 एटमॉस मतलब प्रेशर, और ये प्रेशर अगर सी पॉइंट के अलोंग जो प्रेशर है ओरिजिन से सी पॉइंट तक के प्रेशर को अगर माइनस कर दें किसमें से 4 में से, तो आपके पास AC आ जाएगा 4 - 2, तो ये आ गया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी आ गया। अब क्या निकालना था LC, LC कितना है, LC है 0 से 2 तक का प्रेशर, तो ये भी 2 आ गया, तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो ये हम निकाल लेंगे। किसी ने निकाला है 3, ओके 3 वर्क डन निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो बेटा, अच्छा वॉल्यूम, अच्छा ये आंसर दे रहे हो, ठीक है। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए हमने अभी फॉर्मूला लिख ही लिया है कि एरिया के इक्वल होगा, और एरिया को हमने 2 एरियाज में डिवाइड कर लिया है, एक तो ट्रायंगल का एरिया एक रेक्टेंगल का एरिया, तो हाफ इंटू BC, BC मतलब ये, इसको कैसे निकाल सकते हैं 4 - 1 मतलब 3, लेकिन ये 3 क्या रहेगा इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, ये हो गया BC। AC क्या है, AC प्रेशर है, तो AC प्रेशर को कैसे निकाल सकते हैं, 4 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक, ओके, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन ट्रायंगल का आया है ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल इसका कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है LC, LC है यहाँ पे प्लस करेंगे 2 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है ये वाली L से K, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं 3, तो मतलब अगेन 3 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको सोल्व कर लेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम A to B, ठीक है बेटा। इसी तरीके से B से C वाला जो एरिया है वो आप देख रहे हो कंप्रेशन है,
तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव वर्क डन आएगा, और ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, एरिया फ्रॉम बी टू सी, सी टू एल, एल से के और के से वापस बी, मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ आएगा ये एरिया। फिर वापस से कहाँ जाएंगे, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। तो सी टू ए जो है इसमें आप देख रहे हो वॉल्यूम के अलोंग कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम सेम है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डीवी, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो सेम है। तो वॉल्यूम सेम है तो ये डीवी क्या आ जाएगा, जीरो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। तो जो फर्स्ट में और सेकंड में जो वर्क डन आया है दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपके पास क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट किसी को, कर लोगे ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज ट्राई करना घर जाके। न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए मैं यहाँ पे कितने भी न्यूमेरिकल्स आपको करा दूं,